हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग करे हैं, पढ़े हैं, पहले उसकी बात करें अगर, तो लास्ट क्लास में आप यही ना सीखे हो कि क्रोमियम जो है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम अगर लिखें जर्नल बिना एक्सेप्शंस वगैरह को ध्यान दिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? आर्गन 4s2 आर्गन 3d4 4s2 3d4 4s2 होना चाहिए और 3d4 होना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है, ठीक है, बल्कि होता क्या है, आर्गन 4s1 और 3d5। और इसका 3d5 कारण आप क्या देते हो, कारण क्या दोगे? जो मैंने बोला, एक लाइन वर्ड, एक लाइन में आप लिख के आओगे, एक लाइन आंसर, वन लाइन आंसर, हाफ लाइफ, सॉरी हाफ पीरियड एंड हाफ फील्ड एंड क्या, fulfilled orbitals. extra stability. Filled orbitals have extra stability. Fulfilled orbitals have extra stability. तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, ठीक है, तो 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन लिख दिया, सॉरी आर्गन नहीं लिख सकते, यहाँ किससे स्टार्ट कर सकते हो आप, हीलियम से, ठीक है। हीलियम के बाद 2s2 और 2p5 ये वाला होगा, या 2s2 और 2p नहीं 2s1 और 2p6 वाला होगा, कौन सा सही होगा? पहला वाला। इसमें ये पहले वाला सही है, नीचे वाला सही नहीं है, क्यों क्यों? क्योंकि सर एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है इसमें सर। मैंने बोला था कि आपके यहाँ दो बातों का ध्यान देना होगा, हमेशा दो चीजों के बीच का कंपटीशन चल रहा होता है, और कौन ज्यादा कम होगा वो आप तो जो फैक्ट है उसके बेसिस पे बताओगे। अब फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट है कि यही होता ही है, ठीक है, तो इस बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है या रिक्वायर्ड एनर्जी? Required energy. किस लिए रिक्वायर्ड है? एस के इलेक्ट्रॉन को पी में भेजने के लिए, 2s से इलेक्ट्रॉन को 2p में, लोअर से हायर में भेजने के नाम पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है किसके रिलेटिवली? एक्सचेंज एनर्जी में जो चेंज आएगा उससे, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन एस से पी में चला जाएगा तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन उस एक्सचेंज एनर्जी में आने वाले चेंज के मुकाबले एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एस का एस में रह जा रहा है, पी में नहीं निकल रहा है, ये दो लोगों के बीच का कंपटीशन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है, ठीक है, इसका कारण आपको ये देना होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप बात करो, तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर में पी ऑर्बिटल में आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि एस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप किस में भेज दो, पी में भेज दो। अगर पी में 2 है तो उसे 3 करने की कोशिश नहीं करनी है, पी में अगर 5 है तो उसको एस से एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज के 6 करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। मतलब पी वाले केस में इस तरीके का एक्साइटेशन आपको नहीं करवाना है। हाँ डी वाले केस में करवाना है, डी वाले में अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे क्या करने की कोशिश करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में बदलने की कोशिश करोगे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 10 करोगे, ठीक है। अच्छा तो पी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ गए, पी में इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भेजना होता, ठीक है, डी में भेजना होता है। अच्छा एफ में क्या डिफरेंस आता होगा? क्या एफ में भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कुछ फर्क पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के दौरान? ठीक है, एफ में भी तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे या 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी? बोलो दो, एफ में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आनी चाहिए, आ जाएगी, आएगी भाई, आनी चाहिए, क्या आएगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो पी ब्लॉक में भी आती है, नाइट्रोजन के पास 2p3 होता है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। हाँ लेकिन इतनी ऐसा केस नहीं होता कि एस वाला पी में चला जाए, ऑलरेडी पी में 3 है तो वो अपने आप में स्टेबल है, ऑलरेडी अगर पी में 6 है तो वो अपने आप में स्टेबल है, लेकिन एस से निकल के पी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप लोग आगे ध्यान दो, एफ में आपको मैं बताना चाहूंगा, और नीट वगैरह के एग्जाम में तो ऑलरेडी वो वैसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही क्लियर कट चीज बताना चाहूंगा, इसको आप उस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। इन केस ऑफ एफ ब्लॉक, इन केस ऑफ किसमें, एफ ब्लॉक के केस में, ठीक है, एफ ब्लॉक
का केस अगर है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में एक बार तो 2 साल लगातार आया था। z बराबर 62 दे रहा हूँ, z बराबर 63 दे रहा हूँ और z बराबर 64 दे रहा हूँ, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया था। अच्छा पहले ये बताओ आप लोगों को, वो जो मैं बार बार बोल रहा था कि एक चीज जो है वो फोटोटाइप दिमाग में छप जानी चाहिए, वो छपी या नहीं छपी? अब कई लोग तो बोलेंगे नहीं ना बेचारे, उनको लगेगा कि अगर हम बोल दिए छप गई तो सर तो अगला पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। ओ गधो, क्या था, क्या छापना था आपके दिमाग में, ठीक है, बता ही दो मेरे को, ठीक है। इस टाइप का आपको बोला था नोबल गैस, और नोबल गैस के बाद आने वाले ऑर्बिटल्स और नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, ये 3 चीजें छापनी थी। तो पहले तो बताओ नोबल गैस वाला ग्रुप क्या था? हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, रेनॉन, कैसे याद रखना था? रेडॉन। हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी, ठीक है। और बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं ये सब लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा बताओ हीलियम के बाद कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? 2s and 2p, नियॉन के बाद 3s, 3p, 3p, आर्गन के बाद 4s, 3d, 3d 4p 4p, ठीक है। और क्रिप्टॉन के बाद 5s 4d 5p 5p, जीनोन के बाद 6s 4f 5d और 5d 6p 6p, यहाँ बेचारा 4f आ जाएगा, याद रखना ना। 7s 5s 6d 7p। इसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो अगली बार आपको कितना कितना जोड़ते जाना है, नंबर डायरेक्ट बताओ कितना कितना जोड़ते जाना? 8 8 18 18 ठीक है, सीधी सी बात है। एस और पी में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 8 जोड़ोगे, एस और पी में 8 आते हैं 8 जोड़ोगे, एस पी डी में कितने आते हैं 18 आते हैं तो 18 जोड़ोगे, यहाँ फिर 18 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, ठीक है। तो आपको 2 बार 8 8 जोड़ना है, 2 बार 18 18, फिर 32 32 जोड़ना होता है। तो जेड बराबर 2, जेड बराबर कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 54 और 86। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से प्यार से ये चीज रटी हुई होनी ही होनी चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा आप बताओ z बराबर 62 वाले का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करूं? जीनोन से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो जीनोन से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, z बराबर 62 वाले का लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास कौन आएगा, जीनोन लिखूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा जीनोन अगर मैं लिखता हूँ तो जीनोन का मतलब 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। 54, जीनोन के बाद किस ऑर्बिटल का नंबर आएगा सर 6s2, 6s2 हो जाएगा, और 6s2 4f6, 4f6 हो जाएगा। अच्छा f सबसे हाफ फील्ड कब होता है? सर 7 पे हाफ फील्ड होगा, तो इसका 6s2 है, 4f6 है, ठीक है। और एक मैं इसका ऐसे लिख रहा हूँ जीनोन और 6s1 और 4f7, आपको कौन सा इसमें लग रहा है कि सही होगा? सर नीचे वाला। तो आप लोग क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, आप टीचर जो बताएगा उसी पे चलना है, ठीक है। तो आपको बड़ा हैरानी होगी जान करके इस केस में ये ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। अच्छा अब एक बात और बता दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि एफ ब्लॉक में फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन डी ब्लॉक वाले के अपोजिट उल्टा फर्क पड़ता है। इसमें कैसा फर्क पड़ता है मैं अभी बताता हूँ आपको। इसका बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा जीनोन, और जीनोन के बाद क्या होगा 6s2 और 4f। तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें तो हमें आगे भेजने करने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये तो 6s2 और 4f7 हो जाएगा। अब बताओ इसका जब मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका मैं लिखूंगा जीनोन 6s2 और 4f8, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। इधर तो ये वाला सही था जो आप लोगों को गलत लग रहा था, और ये आपको सही लग रहा होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में गलत है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन 6s2 4f7
और 5d1। ठीक है, क्या होता है नालायक लोगों? 6s2 4f7 और 5d1 5d1 होता है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f7 5d1 होता है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? s वाला इलेक्ट्रॉन f में क्यों नहीं गया? तो एक बात बताओ, जैसे ये 6s है आपके पास, अब इस 6s के बीच में पूरा पूरा कौन बैठा हुआ है? पूरा पूरा 5th सेल पूरा पूरा बैठा हुआ है, 5s 5p 5d 5f सारे बैठे हुए हैं, है ना? उसके बाद इधर 4f है या नहीं है? बोलोगे दो? Yes. yes Yes. ठीक है, तो एक बात आपको समझनी होगी ना कि s और f के बीच में ये समझो कि f वाला जो है वो 4f वाला 6s से ज्यादा दूरियां बनाए हुए है, उनके बीच में गैप ज्यादा है। या ये समझो कि 4f जो है वो ज्यादा नीचे दबा हुआ है 6s के मुकाबले। तो जब दो लोगों के बीच में दूरियां ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का इंटरेक्शन, उनके बीच का एक्सचेंज, उनके बीच का जो भी सिचुएशन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। एक्चुअली अगर आप 6s के इलेक्ट्रॉन को 4f में भेजते हो तो आप बहुत दूर दूर वालों के बीच में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप मेरी छोटी सी बात को दिमाग में ध्यान रखो कि 4f वाला जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज्यादा नीचे दबा होता है, ठीक है, 6s वगैरह वालों से। इसलिए 6s और 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो आपस में मिलना जुलना नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से 6s का इलेक्ट्रॉन 4f में जाके उसे 4f7 नहीं करता। लेकिन इसमें हाफिल का फर्क पड़ता है, लेकिन इस केस में ऐसा फर्क पड़ता है कि अगर 8 वाला होगा तो वो 8 वाला अपने आप को कितना करना चाहेगा? 7 करना चाहेगा, ठीक है। और उसको 7 करने के लिए क्या करना है? चलो इलेक्ट्रॉन 6s से 4f में तो नहीं आ पाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s से किस में नहीं आ पाया? 4f में तो नहीं आ पाया, लेकिन ये तो अब पास पास है ना, ये तो पास पास है 4f 5d। तो बोलोगे दो पास पास वाली सेल के हैं या नहीं है? Yes, sir. है ना? तो ये इस केस में f वाला इलेक्ट्रॉन d में जा सकता है या नहीं जा सकता? सर जा सकता है। जा सकता है और जा जाएगा, सकता है जा सकता है और जाएगा। 4f वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D 5d में जाएगा, ठीक है। तो 4f का इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा। तो f सब सेल के केस में हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का क्या फर्क पड़ता है कि f में अगर 8 हो रहे होंगे तो वो अपने आप को 7 करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 5D ट्रांसफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन f से निकाल करके d में भेज देगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि s वाला इलेक्ट्रॉन निकल के f में जाए, लेकिन कैसा होगा? f वाला इलेक्ट्रॉन निकल के d में जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तीन बातें आप अपने दिमाग में बैठा लो कि p वाले केस में तो अगर p में 2 हैं तो वो 3 नहीं होंगे, p में 5 है तो वो 6 नहीं होंगे, 6 नहीं है ठीक है। वो 5 है तो 5 ही रहेंगे, 3 है तो 3 ही रहेंगे। d में अगर 4 है तो 5 हो जाएंगे, d में अगर 9 है तो 10 हो जाएंगे 10 हो 10 हो जाएगा। जाएंगे। f में अगर 6 है तो 5 हो जाएंगे गधे नहीं, जूते 7 बोल नहीं रहा है। होगा। 7 f नहीं में होगा। अगर 6 है तो 6 नहीं ही होगा। रहेगा, नहीं होगा। 6 ही रहेगा, ठीक है। f में अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, क्योंकि 7 करने के लिए उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा? बहुत दूर वाला 6s वाला लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 6s वाला 4f में नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर 8 होगा तो वो क्या कर लेगा? सर डी को दे देगा। D को दे देगा। d को भेज करके अपने आप को हाफ फील्ड कर लेगा, ठीक है। हाँ, अगर 9 हो जाएंगे तो फिर वो f में 9 ही रहेंगे, फिर वो d वाला भी वापस किस में आ जाएगा? f में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो वापस d वाला भी f में आ जाएगा। तो 9 वाले में तो 9 ही रहेंगे, लेकिन 8 वाले में f में 7 रहेंगे और d में 1 रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा अजीबोगरीब सीन मिलेगा, f में, p में, d में, तीनों में अलग अलग सीन मिलेगा, ठीक है। इस केस में आप लोग देख लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऊपर वाला सही है जो आप गलत मान रहे थे, ठीक है, और इस केस में जो सही मान रहे थे वो गलत है। f8 को आप सही मान रहे होंगे, वो गलत है, वो f7 हो जाएगा, 5d1 हो जाएगा। इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें तो किसी को आगे पीछे भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 6s2 होगा और 4f7 होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर हाँ, बोलते रहा करो No, नो सर, नकली में ही बोल दिया करो जानबूझ के, ठीक है। बस बोल दिया करो कि हाँ ठीक है। आगे ध्यान दो आप लोग। अब एक चीज और बताऊं, दो चीजें आपको CVR समझ के चलना है, दो केस को आपको CVR समझ के चलना है, ठीक है। कौन से दो केस हैं जिनको आप CVR समझ के चलोगे?
CVR का मतलब समझ रहे हो? चल बेटा रट है, चल बेटा रट ले, रट ले। ठीक है, चल बेटा रट ले। तो आप लोग CVR बोला जा रहा है तो आप दिमाग नहीं लगाओगे, जो बोला जा रहा है चुपचाप उसे रट लोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया भी जा सकता है, तो वो 11th-12th वाले बच्चों के लिए जायज नहीं है, ठीक है। 11th-12th वाले बच्चे उसमें कंफ्यूज ही होंगे। तो आप लोग इस बात को देखो कि अगर मेरे पास Z बराबर 657 हो, एक्चुअली Z बराबर 57 किसका होता है मैं बता भी दे रहा हूँ, ये होता है लेंथेनम का, ठीक है। लेंथेनम जो होता है उसका Z बराबर 57 होता है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, La से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो La से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको क्या लगता है और क्या होगा वो मैं बता दूंगा, पहले आप बताओ इसका क्या होना चाहिए। So xenon 5d1 और 6s2। होना क्या चाहिए था वो बताओ ना, आप जानते हो वो मत बताओ, आप ये बताओ होना क्या चाहिए था, मैंने ये बोला। तो जीनोन फिर क्या होना चाहिए, 6s2 होना चाहिए, 6s2 और 6s2 के बाद और इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, 4f1 1 में जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा होता नहीं है, और रट लेना है आपको, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या होता है, जीनोन और 6s में 2 ही रहेंगे, लेकिन इसमें पहली बार जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है ना, आप ऐसे ध्यान रख लेना, पहली बार जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो DF में नहीं जाता है, पहली बार वो जाता है किसमें, D में, ठीक है। 6s2 4f0 और क्या होता है 5d1 होता है, ठीक है। 6s2 होता है, 4f0 होता है, और क्या होता है नालायक लोगों बोलो, 5d1 5d1 होगा। ये 5d1 आपको मैंने बोला ना रट लेना है, तो रट लेना है, तो टीचर की बात मानो, रट लो इसे, ठीक है। F में इलेक्ट्रॉन ना जाके D में जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से, और यही लेंथेनम में अकेले में ऐसा नहीं होता, इसके नीचे जो एक्टिनम होता है, या एक्टिनियम बोल दो चाहे एक्टिनम बोल दो, जिसको आप AC से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, रेडॉन ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रेडॉन 86 हो गया, फिर आपके पास 7s2, फिर होना एक्सपेक्ट क्या करते हो 5f1 5f1 होना चाहिए, लेकिन इस केस में भी पहली बार जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो F में नहीं जाएगा बल्कि डी में, D में जाएगा, तो रेडॉन और क्या होगा 7s2 2 5f0 5f0 और 6d1 6d1, ठीक है, 6d1 होगा, ठीक है। तो ये सही होगा। आप इस चीज के बेसिस पे क्या बोलोगे, पहली बार में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6d वाले से D 3 में 4f या 5f में ना जाकर किस में जाएगा बोलो, 5d या 6d 6d में जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, पहली बार में जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो आप 4f या 5f में मत भरना, पहली बार के लिए वो इलेक्ट्रॉन 5d या 6d में भरना। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 5d1 होता है, और एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 5f0 और 6d1 होता है। कर लोगे इस चीज को, yes sir. चलो Yes, अच्छा ठीक है। सर अब आप सर हाँ बोल, सर बस यही तो नहीं कि केस में ऐसा होता है। देखो यार आगे चल के जो लेंथेनाइट सीरीज है ना और एक्टेनाइट सीरीज है, चलो लेंथेनाइट सीरीज में तो एक्सप्लेनेबल सीन आएगा, लेकिन जो एक्टेनाइट सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। उसमें कभी D में चला जाता है, कभी D में 2 चले जाते हैं, ठीक है, कभी सारे के सारे F में आ जाते हैं। आप उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, आपको सारा कुछ बड़ा अजीबोगरीब मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, 5th सेल 6th सेल या 6th 7th सेल इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वहां पे चीजें क्या होती है कि एक दूसरे के आसपास कुछ ज्यादा होती है, उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो उनमें गैप बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो वहां पे एक्सचेंज एनर्जी कई तरीके के गुल खिलाती है, कभी एक्सचेंज एनर्जी के चक्कर में वो D में चले जाएंगे, कभी वो F में चले जाएंगे, ठीक है। वहां पे एनर्जी ऐसे समझो कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जैसे एक तो होता है, यहाँ पे मेरी बात को समझना, हालांकि मैंने बोला ना कि समझाना एक तरीके की बेवकूफी है। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे ये 2s है और 2p है, तो यहाँ एक क्लियर कट गैप है एनर्जी के बीच में, फिर आपके पास 3s है, फिर आपके पास 3p है, तो एक क्लियर कट गैप है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाते हो ना, बहुत आगे के लेवल पे चले जाते हो,
तो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ एनर्जी में बोलूं तो आपस में ओवरलैप करने लगते हैं उनकी एनर्जी, ठीक है। और जब इनका गैप कम नहीं बल्कि इतना कम हो जाता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ हिस्सा तो एनर्जी वाइज इनका आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है। और अगर ओवरलैप करता है तो उस केस में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाए इसमें रह जाए, बड़ा लोचा हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो उनके केस में एनर्जी डिफरेंस इतना छोटा रहता है कि आप जो एनर्जी ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हो आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग, वो आप बाउ रूल आगे चल के बहुत सारी जगह थोड़ा थोड़ा फेल हो जाता है, सही बताएं तो, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत बोलो कि ये सिर्फ इन दो में होगा, एक्टिनाइड सीरीज जो होती है उसमें तो ये लोचा बहुत जगह होता है। लेकिन फिर भी आप जो ध्यान रखने वाली बात है कितना पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो। लेंथेनम और किसको ध्यान रखोगे, एक्टिनम को ध्यान रखोगे या एक्टिनियम भी बोल दो उसे। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपनी स्टार्ट हो रही है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे मेरे प्यारे प्यारे नालायक दुष्ट पापियों पाखंडी बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये बताओ, आयरन है आपके पास, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नकली लोगों, 26 होता है ना। अब एक बात बताओ, आयरन का अगर एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पहले तो ये बताओ आयरन +2 का एटॉमिक नंबर कितना लिखा जाएगा, कितना होगा आयरन +2 का एटॉमिक नंबर? 26 ही होगा। कोई जानवर 24 तो नहीं सोच रहा है ना अपने मन में, आयरन +2 का एटॉमिक नंबर तो 26 ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन तो अब 24 होंगे ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके क्या हो चुके हैं, बोलो गधो, सर लूज कर दिए उसको, 2 donate कर इलेक्ट्रॉन दिए। उसके निकाले जा चुके हैं, डोनेट किया नहीं किया हमने निकाले होंगे क्या पता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसके निकाले जा चुके हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन उसके निकाले जा चुके हैं तो अब उसका इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास, 24 है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर अभी भी कितना बताओ, 26, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस डिफाइन करते वक्त आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, और प्रोटॉन तो उतना ही है, बस इलेक्ट्रॉन को चेंज किया है। अब बताओ अगर इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है तो आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगा आयरन +2 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आर्गन, आर्गन के बाद 4, आर्गन में 18 हो गए, 4s में 2, 18 और 2 20 हो गए, 4 बच रहे हैं तो 3d4 ये होगा, या आर्गन 4s1 और 3d5, कौन सा होगा बोलो, आयरन +2 का कौन से वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है इसमें? सर दूसरा वाला। नीचे वाला। सारे लोग बोलो रे, सारे लोग बोलो, जवाब दो। तो दूसरा वाला सर। पहले तो मैं भी इसको ओपन कर लूं, आप लोगों का पता चलता रहे कौन कौन जवाब दे रहा है। 11th PMT elite 1 है ना, ये कौन सा है ये, अच्छा 11th PMT elite 1 है ये। अरे गधो बताओ कौन सा वाला सही है इसमें? सर दूसरा वाला सही लग रहा है। सेकंड वाला। दूसरा वाला। दूसरे वाला सही नहीं है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इसमें दूसरे वाला सही नहीं है, तो कौन सा सही है? पहले वाला। पहले वाला। आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही है? सर पता नहीं। सही। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ आपने लोचा क्या किया है, और जो आपको आगे के लिए ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन भरे ना, ठीक है। एक्चुअली कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको जो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नहीं भरने होते, जैसे 24 है तो 24 भरने नहीं है, भरने आपको 26 ही है। भरने कितने? 26। 26 ही भरने हैं, और 26 भरने के बाद उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने, निकालने। और अब एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल और इलेक्ट्रॉन निकालने का जो रूल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने में सीधा सीधा फंडा लगता है कि जो न्यूक्लियस की पकड़ से दूर होगा वो आसानी से निकलेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से अगर दूर बात करें तो 4s वाला दूर होगा या 3d वाला दूर होगा?
4s वाला 4s वाला दूर होगा, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से आसानी से निकलेगा? 4s वाले से। 4s ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने में जो रूल फॉलो करने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने का एक अलग अप्रोच होगा, एक अलग तरीका होगा। तो अगर आपको आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको अपने मन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरने होंगे? 26 26 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, और उसके बाद उसमें से 2 निकालने को होंगे। 2 निकालने होंगे। निकालना एक होगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन निकाल एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं, बोल भी नहीं रहे। चलो, तो इधर ध्यान दो कैसे इसको करना है, बनाना है, इस पे ध्यान दो जरा सा। ठीक है, तो यहाँ 4s2 3d4 और 4s1 3d5 दोनों गलत है। ठीक है, आपको मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ कुछ, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, टू राइट पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बाद में बना लो। अरे यार, हेलो, हाँ कौन? अच्छा, गोपेंद्र सर। हाँ हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, नहीं तो मेरी अगली क्लास भी है। हाँ, अभी पीएमटी इलीट 1 में मेरी क्लास है, 11th इलीट 1। हाँ, इलीट 1 में है अभी जो क्लास है मेरी, उसमें आपकी नेक्स्ट क्लास थी क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी 11th ब्रिलियंट में है, IIT ब्रिलियंट में। ठीक सर, ठीक। क्या चीज? अच्छा ठीक सर, ओके। हाँ भाई, तुम लोगों की अगली क्लास किसकी थी भाई? सर फिजिक्स। ओपन से गोपेंद्र सर की फिजिक्स की क्लास थी, वो नहीं होगी आज वाली क्लास। अभी इस क्लास के बाद तुम लोग फ्री हो। ठीक है, चलो खुश हो जाओ। हाँ भाई, टू राइट क्या था? टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना होगा? टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट राइट, हालांकि ये राइट करना नहीं होता एक्चुअली, ये आपको मन में रखना होता है। आपको इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि पहले आपके मन में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चले। फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? न्यूट्रल फॉर्म का। आयन का काय लिखेंगे दे, पहले हम न्यूट्रल फॉर्म का लिखेंगे। मैं और क्या बोल रहा हूँ, 26 है तो पहले 26 का लिखना है। फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल फॉर्म एंड देन स्टार्ट रिमूविंग। ठीक है, देन स्टार्ट रिमूविंग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल का होगा वही तो न्यूक्लियस की पकड़ से दूर होगा, और न्यूक्लियस की पकड़ से दूर होगा तो आपको पहले कौन से इलेक्ट्रॉन को हटाना है? आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस की पकड़ से दूर है उसको पहले हटाना है। देन स्टार्ट रिमूविंग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे इस लाइन में एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं अभी समझा दूंगा। एंड फ्रॉम डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एंड फ्रॉम क्या? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें तो कोई आउटर या इनर का कंसेप्ट होता नहीं है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन हटाना हो तो एंड फ्रॉम डीजनरेट ऑर्बिटल्स remove the paired electron first, paired electron first if present। अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हटाओ। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हो यार, लोगों को पेयर देख के जलन होती है, तो इसलिए इस केस में यहाँ भी आप लोगों को पहले कौन से इलेक्ट्रॉन को हटाना है जिसमें क्या हो रखी हो? पेयरिंग। पेयरिंग हो रखी हो, तो पहले उन पेयरिंग वालों को अलग अलग करो। तुम अकेले तो वो काय पेयर बना रखे हैं। ठीक है, तो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, नालायक लोगों को पहले हटाना है। अब मैं आपको आयरन +2 आयरन +3 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं आपको लिखने के सीक्वेंस में थोड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि अब आपको आगे के लिए ऐसी आदत डालनी ही है। आयरन बराबर 26, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो इसमें कैसा क्या होता है? अभी आपने लिखा ही आर्गन होगा, आर्गन के बाद बोलो आर्गन 4s2 होगा, और 3d 4s2 और 3d6 होगा ना। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा,
मैं 3D को पहले लिखूंगा। अब मैं एनर्जी के ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, मैं आउटर और इनर के ऑर्डर में लिखूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है 3D इनर है, 4s क्या है, आउटर है, तो मैं 4s को बाहर लिखूंगा, 3D को पहले लिखूंगा। बस लिखने का जो ऑर्डर है उसमें चेंज करूंगा। इलेक्ट्रॉन तो उसी हिसाब से भरा जाएगा। पहले किस में भरा जाएगा? 4s में। पहले तो 4s 4s में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको 4s में ही भरना है। उसके बाद बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आप किस में भरोगे? 3D पे 3D में भरोगे, और ये 3D छठे में। इलेक्ट्रॉन को इधर पेयरिंग करा दोगे। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरोगे। भरने का जो ऑर्डर है रखना वही है, 4s में पहले भरना है, 3D में बाद में भरना है। लेकिन आप करोगे क्या, आप लोग जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में रखो। 3D पहले है तो 3D को लिखो, 4s बाद में है तो बाद के हिसाब से, या आउटर मोस्ट के हिसाब से इसको बाद में लिखो, ताकि आपको अब आयरन +2 बनाना हो। तो आयरन +2 बनाना हो तो क्या करोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 3D के हटाओगे या 4s के हटाओगे? 4s के 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को आप हटा दोगे, और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आयरन +2 का, उसको आप क्या लिख सकते हो? आर्गन 3d6 और 4s। को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो आयरन +2 का जो कन्फिगरेशन है वो ना तो 4s2 3d4 है, ना 4s1 3d5 है। कौन सा है? 0 4s 0 पूरा खाली है, और 3D में 6 है। ठीक है, 6 तो कैटायन का कन्फिगरेशन लिखने के बारे में आप क्या सीखे, पहले आप बोलो, फिर अपने आगे करते हैं। क्या सीखे बोलोगे? किस बोलो। सर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? पहले न्यूट्रल फॉर्म में लेते हुए, कंसीडर करते हुए, उसका जो आउटर मोस्ट सर सेल इलेक्ट्रॉन है उसको निकालोगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हटाओगे। अगर आयरन +2 में 24 इलेक्ट्रॉन है तो आप 24 को भरोगे नहीं, भरने का अलग रूल होता है। आप भरोगे 26, और 26 भर के उसमें से 2 निकालोगे, और निकालने का रूल सीधा सा होता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, अच्छा बताओ, मान लो आयरन +3 बनाना पड़े तो सर ये पहले 26 आपके पास वही पहले 26 होना चाहिए। ठीक है, और 26वीं किस ऑर्डर में लिखोगे आप लोग? 3D के बाद 3d6 और 4s2। अब बताओ आप कौन सा इलेक्ट्रॉन हटाओगे? तो पहले तो बाहर का हटाएंगे 4s। 4s2 हटा पहले देंगे। 4s अब हटाएंगे 3D में इससे किसको हटाओ, 3d6 में से किसको पेयर्ड हटाओगे? से जो सर पेयर्ड है पेड़ वो वाले उसको पेड वाले को। तो जो मैंने कहा था ना पेयर्ड कि है इस केस में अब पहला जो वाला पेड है, पेड वाले को पहले बाहर निकालो। ठीक है, पेयरिंग हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, पेड वाले को पहले क्या करो, बाहर निकालो। तो आप यहाँ पेड वाले को पहले हटाओगे, तो 4s वाले 2 हटाओगे, और 3d6 में से ये पेड वाला पहले हटाओगे। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा आयरन का? आर्गन और 3d5 3d5 हो जाएगा। ठीक है, 35 अच्छा एक चीज और बताऊं, इसमें मैं एक छोटी सी चीज की हेल्प लूंगा, और वो क्या हेल्प लेनी है उसको देखो। ठीक है, मेरे को ये बताओ, आयरन +2 के केस में अगर मैं आपसे पूछूं, आयरन +2 के केस में, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, और इसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूंगा। दिख रहा है आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 अनपेड एंड 2 पेड हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है इस केस में। इस केस में आयरन +3 के केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो कम होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेड वाला निकाला गया, इसलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कितने हो गए आपके पास? 5 हो गए। ठीक है, तो इस केस में आपके पास आयरन +3 के केस में अगर आप बात करोगे तो आयरन +3 के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है, और आयरन +2 के केस में कितने? 2 है। एक्चुअली ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या कारण है जो इनकी इंपॉर्टेंस आएगी, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, वैसे तो 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। ठीक है, लेकिन ऊपरी तौर पे हम 2 कैटेगरी लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा कैटेगरी लेते हैं हम लोग?
डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, डायमैग्नेटिक लेते हैं, और एक कौन सा लेते हैं, पैरामैग्नेटिक केस लेते हैं, ठीक है। तो एक डायमैग्नेटिक केस होता है आपके पास, और एक कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक केस। हालांकि उसके अलावा भी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और भी केस होते हैं, लेकिन आप ऊपरी तौर पे सिर्फ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पे बात करो, ठीक है। एक्चुअली डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक क्या होता है उसको हम डिटेल में बताएंगे कभी, जो जरूरत का लेक्चर होगा उसमें। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लो, ठीक है। उसके अंदर हम 2 ही नहीं, फिर 5 केस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं, मैं बस आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डायमैग्नेटिज्म किसी मटेरियल में कब आता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि डायमैग्नेटिज्म आता है तब जब उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। क्या ना हो रहा, जीरो Unpaired अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अराइज व्हेन देयर इज क्या, No unpaired electron. ठीक है। तो डायमैग्नेटिक नेचर जो आती है वो तब आती है जब उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो आयरन +2 आयरन +3 डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। आपको बता दूं पैरामैग्नेटिज्म तब आता है किसी मटेरियल में जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अराइज ड्यू टू Unpaired presence of unpaired electron, arise due to presence of unpaired electron। तो कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, diamagnetic. डायमैग्नेटिक। और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, ऑब्वियसली बात है अनपेड इलेक्ट्रॉन तो किसी स्पीसीज में अलग अलग होंगे, तो उसका जो पैरामैग्नेटिज्म होगा वो भी तो अलग अलग होगा ना, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन चलो ना है वो तो 0 केस हो गया, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नंबर में हो सकते हैं अपने पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग में अलग अलग लेवल का होता है, अलग अलग एक्सटेंट का होता है, ठीक है। इसको हम एक वैल्यू के थ्रू मेजर करते हैं और इसको बोला जाता है ये मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, ये होता है √n × n+2। क्या होता है बोलो, √n × n+2। और ऑब्वियसली बात है ये फॉर्मूला से हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका कोई यूनिट भी होगा, और इसकी यूनिट होती है bm, ठीक है, जिसको आप लोग 12th फिजिक्स में पढ़ोगे जब आप मैग्नेटिक मटेरियल वर्क के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ये होता है bm, जिसका मतलब होता है बोर्स मैग्नेटोन। बोर्स मैग्नेटोन इसको मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, √n × n+2. n × n+2। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा √n × n+2 bm, जो bm इसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेटोन। और यहाँ पे n क्या है मैं ऊपर बता चुका हूँ, क्या है ये, Number of unpaired electrons. ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन +2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जैसे ये क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। तो आयरन +2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कितना होगा बोलो, +2 सर √24। √24 होगा ना, ठीक है। क्यों 24 होगा बोलो, अभी आप लोगों को बताया था कि आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अभी आपने लिखा था आर्गन और उसके 3D में 6 थे, ठीक है, और 3D में 6 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, लिखा था ना अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √4 × 4+2, और यूनिट कौन सी लगाते हैं ना, bm। तो कितना बन जाएगा ये √24 bm, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आयरन +2 का कितना है, √24 bm, ठीक है। अब बताओ आयरन 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √135। ऑब्वियसली बात है √35 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, bm क्योंकि जब आप आयरन 3+ लिखोगे, 5 है
तो आयरन 3 प्लस में आप आर्गन लिखोगे, आर्गन लिखने के बाद इसके 3D में कितना दिखाओगे? Sir, 5. सॉरी ये एक और हटा देना था ना, तो इसको ऐसे दिखाओगे, ठीक है, एक ही दिखाओगे इसमें, वो भी मतलब जो पेड वाला था वो तो हट गया, यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 5 है, और 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना 5. होगा? ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √5 × 5 + 2 BM, ठीक है, तो √ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास? 35 BM, ठीक है, कर लोगे इसको? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बोलो, रख दो। Sir, mu equals to N √ into n plus 2. n × n + 2 कर लोगे? उसके बाद देखो आप लोग, अब मैं आपको एक काम और दे रहा हूँ, एक छोटा सा काम करोगे इसमें, क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो उसका भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लो आपसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, आपको दो चीजों का बताना है। किसका? एक आप कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 27 सर। 27 होता है। और कोबाल्ट के बाद अगर मैं अगला बात करूं तो आपके पास कौन है? ये कोबाल्ट हो गया, उसके बाद आपके पास ये सॉरी निकल है, ठीक है, निकल +2, और ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 28 है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखो और प्लस उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी बताओ, जल्दी करो, कॉपी पे करो अच्छे से। कर लिए रे दो। बोल दो नकली लोगो, इतनी देर शांति रखोगे? अभी भी नहीं बोल रहे हैं, हद हो गई। Sir, यस तीतव सिंह, किया या नहीं किया रे? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, कितने साल लगाने हैं? सर हो रहे हैं। हो रहे हैं, कर रहे हैं, बस यही सब हो रहेगा। मेघा कुमारी कर रहे हैं, कितने साल में? ये उद्धार जो भी है। सर हो गया सर। सर हो गए। ये कौन बोल रहा है साथ में? हो गया सर, हो गया सर। चलो ठीक है। ये आयुष, yes sir, हो गया। चलो ठीक है। विदिशा, यस सर। क्या है आयरन +2 का बताओ फिर, नहीं सॉरी कोबाल्ट +3 का बताओ। सर आर्गन 3d6 अच्छा, 4s0। और कितना होगा उसका? सर 1 to 24 है।
जब आप कोबाल्ट का कर रहे हो, ठीक है, तो कोबाल्ट के केस में आपको पता है कि कोबाल्ट पहले आप अपने मन में किसका बनाने का सोचोगे, कोबाल्ट का, जिसका क्या होता है आर्गन, ठीक है, और आर्गन में जो भी है उसको भर लेते हैं और इधर एस में, तो आर्गन में 18 हो गए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 27, ठीक है, तो 27 होता है, तो आप यहाँ 18, 18 और 2 20, 20 के बाद आप क्या करोगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये हो गया आपके पास। अब आप लोग जब कोबाल्ट +3 बनाओगे तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, तो इन दो बाहर को, वाला और फिर आप यहाँ पेड वाले पहले को हटाओगे, 4s को हटाएंगे। ठीक है, तो ये हटाने के बाद आपके पास आर्गन बचेगा और 3D में कितना बचेगा आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है गधो। आर्गन और क्या लिखोगे, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो 3d6 लिखोगे, ठीक है। अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोलो, सर 4। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √4 × 24 4 4 + 2, ठीक है, bm, तो ये हो जाएगा √24 bm, ठीक है, तो √24 bm इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया किसका, कोबाल्ट +3 का, ठीक है गधो। अब बताओ Yes, निकल निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, उसको जब आप लिखते तो आप ऐसे लिखते आर्गन, और पहले डी में नहीं भरते, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो पहले किस में भरते, 4s में, लेकिन अब आप अपनी आदत सुधार सकते हो, 3d लिख के 4s लिखा करो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी में जाएंगे, ठीक है, और ये डी में चले गए। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, 2 ही हटाने हैं, ठीक है, 2 ही हटाने हैं, तो ऑब्वियस बात है ये वाले हटा दोगे 4s वाले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या बचेगा, आर्गन और 3d 8 बचेगा, और आर्गन 3d 8 बचेगा, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, 2 2 है, तो और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √8 √8 हो जाएगा, 2 × 8। 4 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, bm इसकी यूनिट हो जाएगी, कर लोगे कदो। अच्छा, अगर मैं आपको yes, मैग्नेटिक मोमेंट दे दूं और इनडायरेक्टली n की वैल्यू पूछूं तो वो भी तो कर सकते हो, n पता हो तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट से n भी तो आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखो और इसको ट्राई करो, x जिसके ऊपर मैं n+ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका z बराबर आपको 25 दिया हुआ है, इनडायरेक्टली आपको मैंगनीज दिया हुआ है, z बराबर 25 किसका होता है, मैंगनीज का ही होता है, ठीक है, तो z बराबर 25 दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, xn+ है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 3.87 bm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 3.87 bm है, ठीक है। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, जल्दी से वैल्यू ऑफ n फाइंड करो, वैल्यू ऑफ n, ठीक है, l की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से, L की वैल्यू फाइंड कर लो जल्दी से। अभी तक नहीं करे यार, अभी तक भी नहीं करे यार, अभी भी नहीं करे यार, ओ गधो, कई साल लगा के करोगे, अजीब हालत है यार, मतलब आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया तो आपसे n नहीं निकल रहा है,
सर 3 आएगा सर। बाकी लोग बाकी महानात्माओं जवाब दे दो यार, कर दो इतना एहसान। चलो मैं बता रहा हूँ, हद कर दी तुम लोगों ने। अरे कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है वो तो बोलो। 3.87। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n इंटू n+2। ये कितना हुआ, 3.87। अब कुछ बच्चे पीएमटी वाले बच्चों से तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की होगी। पहले इसका स्क्वायर किया होगा और स्क्वायर करने के नाते यहाँ 3.87 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर अपनी कॉपी पे पीछे 3.87 इंटू 3.87 और उसको लगे होंगे मल्टीप्लाई करने में। कितने नालायक लोगों ने ये काम किया, सही से ईमानदारी से बताओ तुमको। यस सर। कसम है, किसकी कसम है, मेरी ले लो और क्या, किसकी बोलोगे दो। ये काम कितने लोगों ने किया, 3.87 इंटू 3.87। यस सर मैंने किया। और नालायक लोग अपना नाम दो, बाकी लोगों ने भी किया। कौन बोल रही थी, Yes, मेघा sir. कुमारी बोल रही थी कि ये किया है मैंने। नहीं सर, सृष्टि। सृष्टि कुमारी, चलो बढ़िया है। तो भाई लोगों, आप लोगों की ये बहुत गंदी आदत है, इसमें आपको इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, बस बिना सोचे समझे लग गए 3.87 का स्क्वायर करने। इसकी बजाय आप एक छोटी सी बात बताऊं, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। क्योंकि आपको पता ही है यार, एन की जो वैल्यू है वो किसी ना किसी इंटीजर में होगी, ठीक है, और वो भी 1 2 3 4 5 के बीच में ही कुछ होगी ना। तो आप इतना तामझाम कर ही क्यों रहे हो। उसकी बजाय मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, आप उससे और ज्यादा आसानी से ले पाओगे इस चीज को। एन अगर आपके पास 1 होता तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता बोलो, √3 होता ना, होता कि नहीं होता, का दो। यस एन बराबर 2 होता तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता, √8 होता। अगर एन बराबर 3 होता तो मैग्नेटिक मोमेंट √24 होता, ठीक है। एन बराबर 4 होता तो कितना होता बोलो, नहीं ये 24 गलत लिख दिया, सॉरी, ये रूट कितना होता बोलो, 15 होता। ये कितना होता, 4 के केस में √24 होता, ठीक है। और अब बताओ एन बराबर 5 होता तो 35। एक चीज देख रहे हो, 35 के आगे 36 आता है, तो ये वैल्यू 6 से थोड़ी सी छोटी होगी ना। 24 के बाद 25 आता है और 25 डायरेक्ट एक स्क्वायर रूट बन रहा है 5 का, तो ये वैल्यू 5 से थोड़ी सी छोटी होगी। 15 के बाद 16 आता है। 16 आता है, ये 16 से 1 कम है। इसके बाद क्या आता है, 9 आता है, ठीक है, तो ये 9 से 1 कम है, तो उसका स्क्वायर रूट 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, इसका स्क्वायर रूट 4 से थोड़ा सा छोटा होगा। इसके बाद आपको बताइए 3 के बाद 4 आता है, तो 4 एक डायरेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 के स्क्वायर रूट यानी 2 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो बताओ, इसका मैं आपको वैल्यू भी बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आप जब कैलकुलेटर वगैरह से इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.73, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.82, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3.87, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4.90 के आसपास, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5.92 के आसपास। आपको एक मजेदार बात बताऊं, आप आगे कभी कैलकुलेशन करना ही मत, अगर आपको पॉइंट में मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा हो ना, पॉइंट में, तो आप पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है ना, वो ही उसका क्या है, देख पा रहे हो, ठीक है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आगे के लिए इसी को एज ए ध्यान रखना है शॉर्टकट की फॉर्म में, ठीक है। जो जो आपके पास पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू है, वही आपके पास क्या है, बोलो गदो, क्या है, बोलो बोलो बोलो। सर वही एन की वैल्यू। वही एन की वैल्यू है। अगर 5.92 होगा तो एन कितना है आपके पास, 5, क्योंकि देखो एन कोई फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, इंटीजर ही होगा, तो वो हमेशा √35 में जाएगा, √24 में जाएगा, √15 में जाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू हो, ठीक है, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तब तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको तो देखते ही निकाला जा सकता है।
और अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो और तकलीफ नहीं है, और सिंपली पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू आपका n हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 दे रखा है, तो बताओ n की वैल्यू, आंसर क्या होगा इसका, n कितना होगा बोलो, 3 कितना होगा, 3। सारे बच्चे इस बात से सहमत है ना कि n कितना होगा, बोलोगे 2, 3 सर 3 हो। 3 होगा। तो मैं यहाँ पे फिर क्रॉस लगवाना चाहूंगा और मैं आपको लिखाना चाहूंगा कि आप क्या हो, नालायक हो। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ जानबूझ के थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है। आपसे मैंने n पेड इलेक्ट्रॉन वाला n नहीं पूछा, मैंने यहाँ n स्पेसिफाई किया है, मैंने यहाँ n स्पेसिफिकली बताया है कि क्या है। ठीक है, हमने n डिफाइन किया है, x के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने क्या बोला है, n प्लस बोला है। और आप लोग n के नाम पे क्या सोच रहे थे कि हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। भाई आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को n से लिखो, a से लिखो, b से लिखो, x से लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा क्वेश्चन का जो n है मुझे तो उससे मतलब है ना। ठीक है, हाँ अगर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में x a प्लस लिखा होता तो शायद आप लोग ये गलती ना करते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने अपना n स्पेसिफाई करके उसका n पूछा है, क्वेश्चन में n किसी और चीज को बोला गया और आप अपनी तरफ से n कौन सा बता रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला। आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को चाहे n लिखो चाहे कुछ भी लिखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन वाला आंसर नहीं है ये। हाँ अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है तो आप ये जरूर कह सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, बोलोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बोलोगे, 3 सर। लेकिन अपना n3 नहीं है। n क्यों 3 नहीं है, क्योंकि सर चार्ज है उसको। n हमने अलग चीज को स्पेसिफाई किया, अनपेड इलेक्ट्रॉन को नहीं किया। इसका मतलब हमें उस x का, पहले ये बताओ x है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ आपको 25, पहले बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन होगा, होगा ना, और आर्गन होगा और उसके बाद इसके 3D में क्या होगा, इसमें s में 2 होंगे आर्गन और s2, और d में कितने होंगे बोलो, 18 हो गया, फिर 4s2 हो गया और फिर 3d 5 हो गया। अब आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने और इस हिसाब से हटाने हैं कि आपके पास अनपेड कितने बचे, 3 बचे। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 4 4 हटाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले 4s हटाना है, वो तो रूल है। ठीक है, तो 4s हटाना है, 4s हटाने के बाद आपको d में से हटाने हैं, और d में से कितने हटाऊं कि मेरे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और हटाने पड़ेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो, 4 प्लस है। तो यहाँ जो आंसर वाला जो n है, क्वेश्चन वाला जो आंसर n है वो कितना है बोलो, 4 है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान देना कि क्वेश्चन में जानबूझ के n जो है वो बदल दिया गया था। ठीक है, हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन को n ना बोल के चार्ज को n डिफाइन किया था और वही n क्वेश्चन में पूछा गया है। कर लोगे इस चीज को, यस सर। यस सर। तो आज अपने लोगों का कौन सा पार्ट खत्म हो गया, आज हम लोगों ने ये क्वांटम मॉडल वाला पूरा पार्ट खत्म कर लिया। आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, बॉक्स डायग्राम फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। और अगली क्लास से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा कौन सा पार्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है गधो, नया चैप्टर स्टार्ट होगा अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी। उधर से आप लोग क्या देख रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हो, पोर्टल से आप कुछ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, अभी तो सर मोस्ट कंसेप्ट ही देख रहे थे। चलो जो भी आप देख रहे हो उसको जल्दी जल्दी कवर करो। ठीक है, वरना आपका सिलेबस भी तो लैग करेगा और क्लास जब स्टार्ट होगी तो जितना आपको करने को बोला गया है उसके आगे से स्टार्ट होगी, तो आप कहीं पीछे मत रह जाना। ठीक है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। सर बोलो, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं, चलो खत्म कर रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है लड़का, ठीक।